Good evening, everybody. So today we will continue with the second chapter, which is related to the various type of vector, scalar, and related analysis. I hope I am audible. Just put in a chat box whether my voice is audible or not. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय का? ओके, ठीक आहे. चलो. आणि स्क्रीन दिसतोय की नाही ते पण सांगा. जस्ट पुट इन अ चॅट बॉक्स. आय एम गोइंग टू शेअर द स्क्रीन नाव. दिसतोय ना? Okay, so we'll get into the screen part. This is our today's topic. Okay. Anything goes wrong, just let me know by putting it in a chat box. Just give me a second. So this is today's topic. And we have come up to this particular part. You all know, I think. इथपर्यंत आपण आलो होतो. We talked about the dot product of the or scalar product which obeys the distributive law. Then we talked about some special cases where P bar, Q bar, which are the vector P bar and Q bar, is equal to P cos theta in special case when the theta is equal to 0 degree. Obviously, theta becomes 0, cos theta becomes 1, and that is why two vectors which are having angle between them 0 or parallel to each other will become directly having dot product as a 1. अभी हम लोग जाएंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, बट उसके पहले we will just see कि जो लोग प्रेजेंट है. संकल्प योर इंटरनेट हैज रिस्टोर्ड. माइक ऑन करो संकल्प. Yes, sir, it is fine now. It is fine ना. So I will be going into the screen presentation. अगर कुछ आपको सुनाई न दे या आवाज ना आए तो जस्ट मुझे उस तरीके से आप माइक ऑन करके बता दीजिए. ओके ओके, ठीक है. So you must be remembering हमने पिछली बार क्या पढ़ा था. We were talking about the scalar vectors, then various scalar related things, फिर बहुत सारी vector related things पढ़ी. अभी हम लोग जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में. कुछ स्पेसिफिक जानकारी के लिए इसका हमको बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होने वाला है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो दिस. व्हाट इज इट? Scalar and vector products are very useful in physics. They make mathematical formulas and their derivations very elegant. मतलब आसान भी बनाते हैं, सिंपल भी बनाते हैं और थोड़ा सीधे तरीके से आ जाता है. Figure below shows a toy car pulled through a displacement s. तो पहले टॉय कार को देख लो. सोचिए ये एक टॉय कार है और इस टॉय कार को F जगह पे मतलब F एंगल पे रस्सी बांध के F डायरेक्शन में कोई फोर्स F लगा के खींच रहा है. जैसे बच्चे नॉर्मली टॉय कार को रस्सी बांध के खींचते हैं उस तरीके से. तो ऐसे अगर कोई खींच रहा है उस चीज का मतलब जो फोर्स है खींचने का, उसका एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट इस दरमियान अगर S होता है गाड़ी का, तो जो फोर्स के कारण वर्क हुआ, व्हाट इज वर्क? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो चीज हुई वो कैसे निकाली जाए इसका भी एक अच्छा अंदाजा हमको इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और उसके कंपोनेंट से आ जाएगा. तो अभी हम ऊपर जाके, आप इस डायग्राम को अच्छे से याद रखिए, तो ऊपर जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा चीजें समझना. नीचे दी हुई फिगर में टॉय कार को डिस्प्लेसमेंट S के थ्रू फोर्स F खींच रहा है. दिस इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ S. फोर्स जो है वो डायरेक्टली S के मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है,
जबकि डिस्प्लेसमेंट एस डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ। तो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? अगर हॉरिजॉन्टली एस मूव हो रहा है तो एफ के डायरेक्शन में एस कॉस थीटा हो जाएगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट। कोई भी चीज को मैं बोलूं कि ये जो कोई चौकोन है, इसको हम लोग खींच रहे हैं, चलो ऐसे खींच रहे हैं एफ, और सपोज ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो अगर मैं इसको एफ बोल रहा हूं और इसको एस बोल रहा हूं, तो ये एस का ये कंपोनेंट जो है वो एस कॉस थीटा हो जाता है, और ये कंपोनेंट जो है ये वाला किसका? एफ का। अगर मैं इसको एफ डैश बोलूं तो एफ डैश हो जाता है एफ कॉस थीटा। मतलब ये एस कॉस थीटा है, ये एफ कॉस थीटा है। ये बेसिकली एस डैश बोलेंगे, जो इस एस का कंपोनेंट है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, ऐसा आप आराम से सोच सकते हो। ओके, अभी ये मेरा बोर्ड प्रॉब्लम चाइल्ड हो गया, आ गया आ गया आ गया। तो ये जो हमारा बोर्ड है इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, फिर से हमारे किताब में चलते हैं। And then what we learned is now applying here. According to the definition of the work, जो आप सबको पता है कि work done by the force is a product of the force into the displacement in the direction of force. तो यहाँ पे W अगर मैं दिखा रहा हूं और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट S cos थीटा हो रहा है, तो W is nothing but force F into the displacement which is happened in the direction of force, that is S cos theta. तो आ गया भाई F into S cos theta. According to the definition of scalar product, अगर हम वेक्टर वेक्टर नोटेशन पे चलेंगे और वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जो हमने इस पर्टिकुलर लेसन के पहले वाले हिस्से में पहले 2 लेक्चर्स में सुना, तो F बार इंटू एस बार इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, जहां पे F बार का मैग्नीट्यूड है F और S बार का मैग्नीट्यूड है S कॉस थीटा। तो W क्या आ गया? F बार इंटू एस बार, ऑल्सो W इज इक्वल टू F कॉस थीटा। तो F इंटू एस कॉस थीटा, तो इसको हम अगर अच्छे से जैसे हम करते हैं हमेशा, ऐसा सोचिए कि मैंने यहाँ पे ये एडजस्टमेंट किया कि ये जो चीज है इसको रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने में मुझे क्या मिला? मुझे यहाँ जो अकेला एफ था उसके साथ मैंने एफ कॉस थीटा जोड़ दिया, तो ऑब्वियसली ये एक कंपोनेंट हो गया किसी चीज का, और वो कंपोनेंट नीचे जाके हमें कुछ दिखाने वाला है। तो उसके पहले इन सबको मिटा देते हैं। ओके, अभी हम लोग इससे बाहर आ गए, अभी हम चलते कि क्या मिटा के हमको मिला। हम यहाँ देखें कि ये जो W is equal to F into S cos theta is equal to F cos theta into S बना। Hence the dot product or scalar product is a product of the magnitude of one vector and the component of other vector in that direction of the first। ये यहाँ एक्सप्लेन अच्छे से होगा। कोई भी चीज का डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि सपोज हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड मैं लेता हूं, मतलब मान लो S, तो इसका भाई कंपोनेंट लेना है किस में डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मतलब ये दो जो है F और S इज नथिंग बट दी इट्स डॉट प्रोडक्ट। उल्टा करूं तो ये आ जाएगा आपका F इंटू मुझे क्या करना है? S का कंपोनेंट। तो S का कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में? S cos थीटा। तो मतलब जो भी करना है, जैसे भी करना है, एक का क्या बनेगा? एक का बनेगा ओरिजिनल पार्ट और दूसरे का बनेगा कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन, जो उन्होंने यहाँ आपको अच्छे से दिखाया।
कि W इंटू एफ एस कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा इंटू एस, दोनों में से एक कोई तो कंपोनेंट है. नाउ विल कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज नॉट अबाउट द वर्क, बट ये वर्क के अलावा और एक एंटिटी होती है. वर्क को हम बोलते हैं कि भाई इतना जूल्स काम हुआ. पावर क्या है? जूल्स पर सेकेंड. मतलब भाई ये जो काम हुआ ये कितने सेकेंड में हुआ, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज ऑलवेज इन ए जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम वैट्स भी बोलते हैं. तो पावर और वर्क का फर्क आपके फिजिक्स वाले दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक एंटिटी है जो बताती है एनर्जी, और एक एंटिटी है वो एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम बताता है. तो पावर इज कंजम्पशन पर यूनिट टाइम. तो ऑब्वियसली power is a rate of doing work on a body of by the external force F assumed to be constant in a time. If V bar is a velocity of the body under the action of the force, then power P is given by scalar product of the force into velocity. अभी आप बोलोगे फोर्स कहाँ, आपने तो वर्क बोला, फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी क्यों आया? वर्क यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एफ क्या है और वी क्या है. तो आपको यहाँ मैं लिख देता हूं तो शायद आपको समझ में आए. एफ इज नथिंग बट क्या है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ इज, चलो मैं एफ यू रख देता हूँ. वी क्या है? वी इज नथिंग बट एस अपॉन टी. तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू एस डिवाइडेड बाय टी. मतलब क्या हो गया? W डिवाइडेड बाय टी. मतलब क्या हो गया? पावर. जो मैंने बात कही थी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर, जो यहाँ F इंटू वी के माध्यम से इन्होंने लाया और बताने की कोशिश की कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है. तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. और ये स्केलर प्रोडक्ट आपको पावर का डायरेक्ट मेजरमेंट देगा. तो चलो इसको मान लेते हैं कि ये दे दिया, ये तो हमने सीख लिया. अभी हमको जाना है इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. तो ये कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट जो है ये हम इधर से पहले शुरू कर देते हैं. आपने ये पढ़ा था, हमने यहाँ शुरू किया था स्केलर का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में घुसने के बाद हम लोगों ने कुछ चीजें प्रूव की. उसमें पहला प्रूव ये था कि डॉट प्रोडक्ट पी बार इंटू क्यू बार इज नथिंग बट क्यू इंटू पी इंटू कॉस थीटा. द क्यू एंड कंपोनेंट ऑफ पी इन डायरेक्शन ऑफ क्यू बार. स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ बोला, तो पी बार इंटू क्यू बार इज नथिंग बट पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा. तो क्या हो गया? क्यू इंटू पी इंटू कॉस थीटा विच इज नथिंग बट क्यू बार पी बार. मतलब ये कम्यूटेटिव होना भी सिद्ध हो गया. मैं इधर वापस क्यों आया आप सोचेंगे, क्योंकि अगर मैं आगे की तीसरी चौथी जो सिंप्लीफाई करके आपको बताया है वो बताने के लिए मुझे पहला दूसरा चीज भी बताना पड़ेगा. लेट्स गेट इनटू दिस पार्ट जो हमने ऑलरेडी देखा. स्केलर प्रोडक्ट ने कम्यूटेटिव लॉ देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा, जो हमने यहाँ लिखा है ये वाला अकेला जो दिख रहा है, ड्राइंग वाज अनडन के ऊपर. फिर स्पेशल केसेस में स्केलर प्रोडक्ट में हमने पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्या किया? पी क्यू कॉस थीटा. मतलब ये कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, इसको सीख रहे थे हम लोग कि भाई ये चीज जो है ये जोड़ के पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा. तो ये जो चीज हमने देखी, इस चीज को इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो ऑटोमेटिक कॉस थीटा 1 हो जाएगा. तो कॉस थीटा 1 होने के बाद एक बड़ी चीज हो जाएगी कि आपको पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू मिल जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 बिकम्स 1. तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है या वही आता है पी क्यू, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, तो शायद ये दर्शाता है कि दोनों सेम हो जाए तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 1. तो क्या दिखाया? वही यहाँ पे दिखाया कि आई का डॉट प्रोडक्ट, जे का डॉट प्रोडक्ट, के का डॉट प्रोडक्ट 1. ये जो हमको रिजल्ट मिला ये जिंदगी भर फिजिक्स में आपको काम आने वाला है. इसलिए हम यहाँ जब तीसरी चीज के लिए जा रहे हैं
तीसरी नहीं, दूसरी चीज के लिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अब तक जो बताया वो किसके किसके पल्ले पड़ा। ठीक है, चलो चैट बॉक्स में जा रहा हूं मैं सिर्फ ये जानने के लिए। चलो संकल्प बोलो माइक ऑन करके, ये क्या लिखा आपने 8 मिनट पहले? S इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। Sir, I was asking if displacement is equals to s cos theta. हाँ, नहीं नहीं आप लेट आए ना थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात है, इट इज नॉट इक्वल टू एस कॉस थीटा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एस। एस ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है। इस ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट का एक, अभी सपोज एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और उसका थीटा डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से और ट्रिग्नोमेट्री के लॉ के हिसाब से, और अब तक हमने जो स्केलर वेक्टर का जो चीज सीखा, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर स्केलर्स, तो ये सारी चीज के हिसाब से थीटा एंगल पे उसका कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, जो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तभी उसको फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा उस डायरेक्शन में। ये बात समझी क्या तुमको? नो, वी यूज डॉट प्रोडक्ट हियर। यस इट इज डॉट प्रोडक्ट ओनली, बट डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि तुमको कंपोनेंट के साथ जो फोर्स लग रहा है वो ज्वाइन करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही तुम एक्चुअल ओरिजिनल मल्टीप्लीकेशन में आ गए, देन यू लेफ्ट दैट डॉट प्रोडक्ट पार्ट एंड यू टुक दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। ओके, ओके भी आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ और बंदे हैं जिनको मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो नए लोग हैं। वो कौन है? अथर्व, एवरीथिंग इज ऑल राइट? माइक ऑन करिए। येस सर. हा, आणि काहीही प्रॉब्लेम असेल तर जरा चॅटबॉक्स मध्ये लिहत जा, कारण काय आहे ना, मी मोबाईल वरून शिकवतो, तो हो मोबाइल से सर. सिखाने में हाँ बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप पीछे क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आता, बट सब तुम लोग क्या है कि तुम सब लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अच्छा है, तो मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो आई विल गो बैक टू माई स्क्रीन। हम यहाँ आ गए थे, जो बहुत ही आसान चीज है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ऑब्वियसली टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल और एक्चुअली पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली क्या होगा, cos 180 आ जाएगा, cos 180 is -1, so you know कि p bar dot q bar is equal to माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन ऑफ p एंड q। तो ये हमको मिलेगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वी नो cos 90 इज 0, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 0। यहाँ भी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिल गई जो आपको जिंदगी भर याद रखनी। व्हाट इज दैट? कि I is a unit vector in the direction of x axis, J is a unit vector in the direction of y axis, K is a unit vector in the direction of z axis। मतलब I और J परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में 90 का एंगल है, J और K के बीच में 90 का एंगल है, K और I के बीच में 90 का एंगल है। मतलब ये तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या मदद करेगा कि जो 90 डिग्री वाले यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, डॉट प्रोडक्ट में जाएंगे, तो जवाब विल बी, आंसर विल बी 0। तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मदद करेगी। Now let's get into if p bar is q bar which is same। तो p bar is q bar मतलब p स्क्वायर एंड q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली उनका प्रोडक्ट आने वाला था p bar q bar। एक किसी वेक्टर को हम दूसरे से रिप्लेस करेंगे तो उनका समेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन विल लीड टू द स्क्वायर। तो 5वें नंबर की प्रॉपर्टी में कोई खास बात नहीं है, आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स गेट इनटू द 6th। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं और एक्स वाई जेड के यूनिट डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के। तो पी बार इज इक्वल टू लिखा, एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट पी एक्स, वाई डायरेक्शन पी वाई, जेड डायरेक्शन पी जेड और यूनिट वेक्टर्स आई जे के। क्यू डायरेक्शन, क्यू वाले की बात करेंगे तो क्यू एक्स आई, क्यू वाई जे एंड क्यू जेड के। एंड जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस
पी वाई इंटू क्यू वाई प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड। अभी ये चीज जो है, ये चीज आपको बड़ी तकलीफ देगी। मतलब आपको ऐसे लगेगा ये कैसे प्रूव करेंगे, बट जब एक्चुअल प्रूफ देखेंगे तो यू विल बी शॉक टू नो कि एक बार सिर्फ नजर घुमाने से ये आपके लेवल के बच्चों को पक्का दिमाग में बैठेगा इफ यू प्रैक्टिस इट वंस। और मैंने जो अब तक आपको यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन की बात की कि आई और जे के बीच में कैसे 90 डिग्री होता है वगैरह वगैरह, ये एक मिनट है, ये कुछ नए लोग हैं जिनको, नहीं नए लोग कोई नहीं है क्या, अथर्व समीर, समीर का नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो एनीवेज आप तीन लोग तो है, सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन अगेन। पहले चैट बॉक्स में लिख ही दीजिए, दिख रहा है क्या सब, सुनाई दे रहा है क्या सब, प्लीज प्लीज। संकल्प, अथर्व, विजिबल ऑडिबल है क्या सब? ओके ओके ठीक है, थैंक यू। चलो हम यहाँ पे थे, बात कर रहे थे कि ये मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं, कौन सा ये वाला। हमको इस चीज के साथ ये चीज का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम करेंगे उसको मल्टीप्लाई। लेट्स गो डाउन, यहाँ पे हमने वो सामने रखे और तीन टर्म्स है, पी एक्स पी वाई पी जेड और क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। तो हमने उनको एक सामने रखा और मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यू नो तीन यहाँ है तीन यहाँ टर्म है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अप्रोक्सीमेटली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ टर्म्स मिल गई, जिसमें सब में पी एक्स क्यू जेड पी जेड पी वाई क्यू वाई ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। जो आपके स्क्रीन के सामने मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ये नौ टर्म्स हैं। ऑब्वियसली आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, आई का जे के साथ, आई का के साथ, फिर जे का आई के साथ, जे का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, के का जे के साथ, के साथ। आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, ये चीजें तो आपको मालूम है कि इट इज गोइंग टू बी वन। then what is going to be 0? That is I into k, j into j into k into I and k into j। तो नीचे उन्होंने लिखा है since I into I, j into j, k into k is 1 and others are 0, the answer is obvious that px, एक मिनट दे दीजिए मुझे, आंसर विल बी ऑब्वियसली ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म रहेगी। तो ये टर्म हमको अगर चाहिए, मतलब आने वाली है, तो वही टर्म उन्होंने नीचे लिखी है जो आपको यहां दिखेगी। यू कैन सी दैट हियर, ये हो गया तो उन्होंने ये निकाल दिया एंड फाइनली यू गॉट दिस पर्टिकुलर टर्म्स जो मैंने लिखा था। सो ये हमको मिलता है जब हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके एक्स वाई जेड कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं। अभी हम थोड़ा आगे चले। इफ a bar dot b bar is equal to a bar dot c bar, where a is not equal to 0, it is not necessary that b bar is equal to c bar using the distributive law। अभी ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हुआ, इसको प्रूव करने की अभी होड़ लगने वाली है, इसलिए आपको उसको शांति से पढ़ना है। फिर से उन्होंने बोला वेक्टर ए बार का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बार के साथ लिया जाए, जो इक्वल आ रहा है, ऐसा हमको इक्वेशन बता रहा है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बार वेक्टर इंटू सी बार वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, वेर ए बार इज ऑब्वियसली नॉट जीरो, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी बार एंड सी बार इज इक्वल। ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली वही के वही प्रूफ दे दिया और ये बताया कि यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन राइट हियर दैट ए बार डॉट बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं हम लोग क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का काम ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर उसमें से सब्ट्रैक्शन करो। तो ये हो कैसे सकता है दिखा देता हूं मैं यहीं पे, जो आप सबको भी समझ में ही आया होगा, बट फिर भी मेरा काम है, आई जस्ट पुट इट देयर।
ओके, उन्होंने बोला कि ये जो आपके सामने, सॉरी, आपके सामने ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं अगर एक तरफा लू तो ऑब्वियसली आ जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये बार वाले सब। ओके, तो ए बाहर आ गया तो बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है जो वो समझाना चाह रहे, ये तो एक्सप्रेशन समझ में आया आपको कि इट इंप्लाइज दैट आइदर बी बार माइनस सी बार इज 0 और ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। ये आप समझे, कोई भी चीज का स्केलर प्रोडक्ट 0 होने के लिए वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होना काफी है, जिससे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मतलब इट डजंट मीन दैट द बी बार माइनस सी बार इज 0 इज द ओनली वैलिड स्टेटमेंट। नो, अदर may be valid, and that is why b bar minus c bar is not equal to 0 necessarily, तो बी बार इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू सी बार। ये चीज आपको समझ में तो आ जानी चाहिए, फिर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि इज देयर एनी प्रॉब्लम। मैं बाहर ही निकल गया हूँ क्या? इसमें बहुत बार समझता ही नहीं क्या हो रहा है। ओके, तो चैट बॉक्स में आपने लिख ही दिया होगा, समझा नहीं समझा, नो प्रॉब्लम सर। ओके ठीक है, चलो, बस पूरी मीट दिखना ही बंद हो जाता है। सो नाउ वी गो इनटू द, ये चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई, सो वी गो इनटू इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज दिस। ऐसे ही पढ़ सकता हूँ बट ऐसे इन्होंने कुछ ही दिया, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, तो यू नो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। v1 बार डॉट v2 बार इज नथिंग बट इन दो सबके मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन उन्होंने यहाँ कर भी दिया आप लोगों के लिए फास्ट फास्ट। बोला भाई ये ब्रैकेट का ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन, टोटल आपको मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, तो 1 into 3, 2 into 4, 3 into -5। कहाँ से आया ये सब चीज? ये सब चीज आया यहां से, यही से तो हमने सीखा वो सब चीज। ये करने के बाद हमको ये जो आया था, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, तो ये जो एनालॉजी हमने सीखी वो हमने यहाँ इस्तेमाल की और नीचे उसका कारण भी लिख दिया। तो जवाब जो है 3 + 4 × 2 6, सॉरी 8, तो 8 और 3 11 हो गए और 5 × 3 15 हो गए। तो -15 में से +10 चले गए, तो जवाब आया -4 एंड दैट इज द आंसर जो यहाँ लिखा हुआ है। सो नाउ वी गो टू द वेक्टर प्रोडक्ट विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। डरा नहीं रहा हूं, आपको थोड़ा डॉट प्रोडक्ट इतना आसान नहीं लगेगा। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू द मल्टीप्लीकेशन, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट का क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। The vector product or cross product of the two vectors p bar and q bar is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vectors and sine of the smaller angle between the two vectors. The direction of the product vector is given by u cap r, which is the unit vector perpendicular to the plane containing the two vectors. ये थोड़ा आपको तकलीफ वाला लगेगा कि यहाँ अभी वो डायरेक्शन की बात, रिजल्टेंट को कुछ परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं, तो क्या है उसके लिए पूरा पढ़ लीजिए। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे लाइन नंबर जहां से मैंने स्क्रीन में रखी है वहां से। द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर इज गिवन बाय यू कैप suffix r, which is a unit vector perpendicular to the plane containing two vectors that is given by the right hand screw rule। पहले इधर के इधर समझा देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचिए, ये एक आपका प्लेन है, ये मैंने प्लेन निकाल दिया। सोचिए ये एक आपका वेक्टर है और सोचिए ये एक आपका वेक्टर है। इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो है वो है ये, या ये, मतलब इसी चीज को मुझे फिर से दोहराना है तो कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा जैसे आपको दिखाना चाह रहा था।
सोचिए कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मुझे जो दिखाना है वो दिखाने के लिए, चलो यही दिखा दिया है उन्होंने, तो यही देख लेते हैं। उन्होंने बोला पी बार एक वेक्टर है, क्यू बार एक वेक्टर है, तो आर जो है वो उन दोनों का जो प्लेन है उस प्लेन को परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर, और उसको उन्होंने यू कैप आर यानी रिजल्टेंट बोला गया है। तो ये जो रिजल्टेंट है इसके बारे में उन्होंने यहाँ जिक्र किया है। आपके लिए एक नई चीज होगी, the two vectors is given by the right hand screw rule। अभी घर पे किसके के पेचकस मतलब क्या है, स्क्रू ड्राइवर अगर होगा तो स्क्रू ड्राइवर में आप सबको पता है कि स्क्रू को हमारे सामने क्लॉक रखा है। मैं बोल रहा हूं उस बात को समझो अच्छे से। आपके सामने क्लॉक रखा है, तो क्लॉक में जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, मतलब 12 से 1 की तरफ जाना, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, 3 से 4 की तरफ, इस डायरेक्शन में अगर आप स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे दीवार के ऊपर स्क्रू रख के, तो स्क्रू जाएगा दीवार के अंदर। और इस चीज को, जो स्क्रू आप घुमा रहे हैं उस स्क्रू को आपने अगर राइट हैंड में पकड़ा है या स्क्रू ड्राइवर को राइट हैंड में पकड़ा है, तो आपका थंब जो राइट हैंड का है वो दीवार की तरफ अंदर घुसने का इशारा कर रहा है। दिस इज द राइट हैंड स्क्रू रूल। ये समझे आप? अभी आपका राइट हैंड पकड़ी है, मैं आपके हाथ आपके शरीर के सामने पकड़ी है, जैसे हम किसी को अंगूठा दिखाते हैं ना वैसे, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि इफ वट एवर स्क्रू आई वॉज टॉकिंग, जिस स्क्रू की मैं बात कर रहा था, उस स्क्रू को मैं अगर लू और उस स्क्रू को मैं घुमाना चालू कर दूं, ये जैसे मैंने सामने थंब पकड़ा है वैसे, तो अगर मेरे उंगलियों की दिशा जो है वो स्क्रू घुमाने की दिशा है, तो स्क्रू का मूवमेंट डायरेक्शन जो है वो थंब की दिशा में होगा। तो ये राइट हैंड के हिसाब से चलने वाला रूल है, तो इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। ये यहाँ कैसे पता चलेगा, देखिए वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे आपको बताया गया, आप ये जो पी से क्यू की तरफ जा रहा है ना, थीटा नाम का एंगल, उस पी से क्यू की तरफ जाने वाले दिशा में ही आपकी उंगलियां रख दीजिए। तो आपका थंब आ गया आर की दिशा में, और जो आर के ऊपर एरो घूम रहा है ना एक तरीके से, वो जो अभी टेम्पररी तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हाथ की उंगलियां घूम रही है तो आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस तरीके से पी बार क्रॉस क्यू बार, मतलब पी बार मतलब पी वेक्टर का क्यू वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी दिशा होगी ऊपर की तरफ जाने वाली। तो आप बोलोगे क्या गलती से मैं क्यू से पी की तरफ आऊंगा तो, मतलब क्यू बार इंटू इंटू मतलब क्रॉस पी बार, मतलब क्यू वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मैं पी वेक्टर के साथ करूं, मतलब मैं क्यू की तरफ से पी की तरफ आऊं, मतलब थीटा का डायरेक्शन में उल्टा करूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल नॉट बी नाउ गोइंग अप, इट विल बी गोइंग डाउन। देखो दोनों चीज देखनी है तो दोनों दिखा देता हूँ, पर आपके स्क्रीन पे दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता। इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो कि ये अगर मैं बोल रहा हूं तो इससे तो स्केलर प्रोडक्ट में जो रूल्स हमने पढ़े और जिसको हमने पक्का दिमाग में डाल दिया, वो सारे रूल वेक्टर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। समझे कि नहीं? देखिए आप यहाँ थोड़ा ऊपर जाना जरूरी है। Resultant vector R for the first diagram is P bar into Q bar or cross Q bar is equal to PQ sin theta U R cap। S जो नीचे वाला, ये उल्टा वाला देखा अच्छे से, ये S जो उल्टा वाला है इसको देखिए, S बार इज इक्वल टू Q बार इंटू P बार इज इक्वल टू PQ sin थीटा US कैप। अभी 2.18 ये वाला इक्वेशन, 2.19 ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स की नींव रखेंगे। तो हम चलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में के रूल्स समझने में, बट पहले उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़ेंगे, फिर डू यू नो पढ़ेंगे,
फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में जाएंगे, वहां 1 2 3 4 5 और भी कुछ है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ, सिर्फ 6 कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम सीधे आएंगे वेक्टर प्रोडक्ट के सम्स में। इतना पोर्शन आज हमारा आराम से खत्म होगा ऐसा मुझे लगता है। तो उसके पहले मैं आना चाहता हूं, 1 मिनट दे दो मुझे, इसके पहले मैं आना चाहता हूं। मीटिंग अपना गायब किधर है? इधर है। चलो चलो मैं चैट बॉक्स में जा रहा हूँ, आप भी देखिए। नो प्रॉब्लम तक पहुंचे थे। 4 मिनट पहले संकल्प ने पूछा सर आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एंड पी, राइट? यस संकल्प, अभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा तो इसलिए आप अपना माइक ऑन करिए। पहले सवाल का जवाब है आर इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू एंड पी, यस। और कुछ? No, sir, no doubt. नो डाउट। आप इधर समझे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर पीछे चलता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ संकल्प, समीर, अथर्व, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू नाउ प्रेजेंटेशन पार्ट अगेन, ओके। हम यहाँ आ रहे हैं। According to the right hand screw rule, if the screw is rotated in the direction P to Q through the smaller angle, then the direction in which tip of the screw advances is the direction of R, perpendicular to the plane containing P and Q. One example of the vector or cross product is a force F experienced by a charge Q moving with a velocity V through the uniform magnetic field of a magnetic induction B. It is an empirical law experimentally determined given by F bar is equal to Q into B bar. अब इस चीज को मैंने पढ़ा नहीं, आपने सुना नहीं और कुछ नहीं, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जो चीज आपके समझ में नहीं आएगी वो खाली बेवजह आप रट्टा मारोगे तो शायद एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे। बट यहाँ उन्होंने जो चीज बताने की कोशिश की है उस पर हमको थोड़ा गौर करना चाहिए। वो क्या बता रहे हैं कि व्हेन यू से वेक्टर प्रोडक्ट समथिंग रिलेटेड टू द राइट हैंड स्क्रू रूल, तो एग्जाम्पल क्या बनता है? तो बोला एग्जाम्पल वही बनता है जो कोई भी चार्ज, चार्ज तो समझते हैं आप, है ना? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो इस तरीके का कोई फ्री चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसको वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है वो खिंचाव देंगी। और वो खींचने के लिए अगर एफ बार वेक्टर उससे रिप्रेजेंट करेगा तो वो फोर्स जो है वो किस तरीके से उस दो वेक्टर्स पे लगेगा। एक वेक्टर इंड्यूस किया बी, दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा किसकी वजह से आया? वोल्टेज एंड चार्ज V बार क्यू बार, मतलब क्यू अगर उसका वेलोसिटी V है और V क्यू जो उसका चार्ज है, तो इनका जो प्रोडक्ट है इस डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ तो एक्चुअल फोर्स कैलकुलेशन आएगा। किसका? फोर्स कैलकुलेशन ऑफ बाय एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थोड़ा आपके लिए समझना मुश्किल है। याद रखने की चीज इतनी है कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई पूछे कि वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का उदाहरण दीजिए तो आप इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं वाइवा में, जिसका मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स इंडक्ट कर रहे हैं तो वो फोर्स दो वेक्टर होने के कारण वेक्टर प्रोडक्ट से दिया जाएगा। इतनी छोटी बात आप लोगों को समझ में आती है, आप सब समझदार हो। लेट्स गेट इनटू द डू यू नो। As a linear displacement, x bar is a distance traveled by body along a line of travel. एंड अभी तक हमने बात की कि चलो संतोष टकले निकले और पनवेल से अणुशक्ति नगर या मुंबई आए 30 या 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो उसके बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट वही सोचो, एक आपने तकरीबन एक 40-50 किलोमीटर की रेडियस वाले सर्कल का एक सरकमफ्रेंस बना दिया और उसके ऊपर अगर मैं दौड़ रहा हूं, then now my displacement will not be linear alone, it can be measured in terms of the theta, that is angular displacement. Or angle swept by the body about a given axis is nothing but angular displacement. The distance traveled by body from the one point to the another point in a linear scale is a linear displacement. तो ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो लीनियर
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से. इफ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एज एक्सिस, it possesses angular velocity obviously. if at a point at a distance r, जैसे मैं बोला ना कि मुझे 30 किलोमीटर के रेडियस वाले सर्कल में सरकमफ्रेंस पे दौड़ाया जाए, तो आई विल बी ऑलवेज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस. तो मेरी जो लीनियर वेलोसिटी है सरकमफ्रेंस के ऊपर, उसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ जोड़ने का एक फार्मूला अवेलेबल है, एंड वो बताता है कि लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी इनटू द पोजीशन वेक्टर, मतलब रेडियस. तो क्या हो गया? इट इज लीनियर वेलोसिटी इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड द पोजीशन वेक्टर. ये समझ में आया? ये पकड़ के चल रहा हूं मैं, चैट बॉक्स की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरा वाला पैरा पढ़ रहा हूं. दूसरा पैरा बोलता है एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. थोड़ी देर पहले हमने फोर्स की बात की कि सपोज किसी को धक्का भी मारना है तो एक जगह से दूसरी जगह लीनियरली मूव करने के लिए हमको लगेगा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना. न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है. बट सोचिए, एक बड़े से बॉल को एक एक्सिस के साथ बांध के रखा है, तो उसको घुमाने के लिए फोर्स नहीं लगेगा अगर मैं रॉड की जगह पट्टी ले लूं. मतलब सोचिए, आप अपनी उंगली के ऊपर नोटबुक घुमा रहे हो, तो नोटबुक के एक कोने को आपने जो धक्का मारा, उसके कारण सेंटर पॉइंट पे जो आपने हिंच करके रखा है उंगली से, उसके अराउंड आपकी नोटबुक घूमने लगी. तो यहाँ पे आपने कोने में जो भी मारा, भले वो फोर्स हो, बट नोटबुक पे अप्लाई हुआ एक दूसरा चीज जिसको बोलते हैं एंगुलर फोर्स, और इस एंगुलर फोर्स को बोला जाता है टॉर्क. और ये टॉर्क का हिसाब किताब इस चौकोन में पैराग्राफ 2 में दिया है. क्या है देखते हैं. Torque is a vector with its direction along the axis of rotation and magnitude describing the turning effect of force F acting on the body to rotate it about the given axis. Torque tau is given as tau bar, मतलब tau vector is equal to r vector, मतलब जितना जहां मैंने धक्का मारा नोटबुक को, वो पॉइंट से लेके जहां मैंने उंगली रखी है सेंटर में नोटबुक के, वहां तक का डिस्टेंस. अभी ये मैं जो बोल रहा हूँ वो तभी समझ में आएगा जब आपने कभी आपके उंगली के ऊपर नोटबुक या डिस्क घुमाया होगा. नहीं घुमाया होगा तो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, और मुझे भी वीडियो ऑन किए बगैर समझाना मुश्किल है, और मैं रूल में हूं कि वीडियो ऑन नहीं करना है लेक्चर में. ठीक है. So as a tau bar we have equal to r bar into f bar. R bar is a being the perpendicular distance of a point on a body where the force is applied. मैंने भी सिंपल शब्दों में यही बात की थी, शायद आपको समझ में आ गई हो. अभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमने बहुत जरूरी 2 पॉइंट डिस्कस किए, तो मैं जानना चाहता हूं क्या सबको वो समझ में आए. चलो चलो जल्दी लिखो. 7 मिनट पहले कुछ लिखा था, अभी लिखिए ओके और नॉट ओके. जो मैंने 2 पॉइंट बोले उसमें कुछ प्रॉब्लम? जल्दी. ओके सर, नो प्रॉब्लम. संकल्प को प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ चलो ठीक है. मैं कुछ 1 मिनट दे दीजिए मुझे. यहाँ पे सलोनी बूटे है कोई, तो मुझे जानना है कि आपको आवाज तो आ रही है. माइक ऑन करो सलोनी. सलोनी माइक ऑन करो. यस सर. आपकी आवाज, हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस सर. ओके, क्योंकि क्या है ना, वो दूसरी कोई लड़की है सावंत, वो भी अंदर बाहर कर रही है, आप भी अंदर बाहर कर रही है, तो मुझे लगा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है. नेटवर्क ठीक है आपके यहाँ? हाँ हाँ. हाँ ठीक है, चलो थैंक यू. माइक बंद कर दीजिए. चलो अभी हम लोग इसमें जाते हैं. अभी हमारे सबसे कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा तकलीफ देने वाले पार्ट में नाम है वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स. वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. बताने की जरूरत है क्या? थोड़ी देर पहले तो हमने सुना
कि कोई भी चीज को सेम बनाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। पी बार क्रॉस वी क्यू बार और क्यू बार क्रॉस वी बार पी बार का डायरेक्शन उल्टा पुल्टा है, एक ऊपर की तरफ भाग रहा है, एक नीचे की तरफ भाग रहा है, तो ऑब्वियसली ये दो प्रोडक्ट सेम नहीं है। मतलब ये लॉ जो है, ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट में चलते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये बात उन्होंने यहाँ बताई खुद से, हम देखेंगे ये चीज पॉसिबल है क्या। देर इज नो डाउट, क्योंकि बीच में समेशन साइन आ गया। समेशन का वेक्टर प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वहां ये जरूरत चीज फॉलो करेगा। लेट्स गेट इनटू नाउ स्पेशल केस। स्पेशल केसेस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ये कहती है कि मॉड्यूलस ऑफ पी बार इंटू, और इंटू नहीं, क्रॉस क्यू बार इज पी क्यू, मतलब P into Q magnitude into sin theta, which is the angle between P and Q. If theta becomes zero, obviously क्या हो जाएगा? Two non-zero vectors are parallel to each other, their vector product is going to be zero, क्योंकि sin theta zero हो जाता है। तो चलो, if 180 होता है तो क्या होगा? अभी हमको पता है कि sin 180 जो है, it is again going to be, if two non-zero vectors are anti-parallel, their vector product is zero, क्योंकि 0 और 180 का वही है। बट 90 होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली 90 होने से दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे? क्योंकि साइन 90 इज 1, तो ऑब्वियसली पी क्यू इंटू साइन 90 बीइंग साइन 91, पी क्यू विल बी पी क्यू। ओके, इससे हमको फिर से एक एनालॉजी पे जाना पड़ेगा, और वो एनालॉजी क्या है कि अगर यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन वाला, यूनिट वेक्टर जे वाई डायरेक्शन वाला क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं, तो उनका जवाब आएगा, क्या आएगा? ऑब्वियसली यहां पे आपके दिमाग को समझने के लिए मुश्किल होगी कि आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, इंटू नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, मैं बार बार इंटू बोलता हूँ, इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो मुझे हर बार आई और जे के बीच के जो मल्टीप्लीकेशन साइन है उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलना है, और या वेक्टर प्रोडक्ट बोलना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट से दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि तीसरा वेक्टर जन्म ले रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे संकल्प ने सवाल पूछा था कि सर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कहे हैं क्या? यस, एक्स एंड वाई एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, बट एक्स एंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में काम करने वाले दो वेक्टर अगर आई से एक्स से जे की तरफ जा रहा है एंगल, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट रहेगा के ऊपर वाला डायरेक्शन। ओके, या नीचे वाले डायरेक्शन के लिए जे टू आई आना पड़ेगा। ये समझा क्या? चलो चलो, चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, मुझे डर लगता है तुम लोग से। संकल्प को समझा, बाकी लोगों को समझा? आप जल्दी, यस, सबको समझा। तो चलो मैं मेरा काम कर देता हूँ। आई शो यू समथिंग विच यू पीपल विल लाइक। क्या है कि हमने यहाँ तो आ गए हम लोग, अभी हम यहाँ चले जाते हैं। क्या बात हो रही है देखिए, मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, मैंने बोला ये वाई एक्सिस है, तो मैंने बोला भाई ये आई नाम का यूनिट वेक्टर है, मैंने बोला भाई ये जे नाम का यूनिट वेक्टर है। ओके, मैंने बोला कि मैं यहां से यहां गया, ठीक है, ये मेरा थीटा है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि आई क्रॉस, ओके, इंटू जे, तो ये आएगा, ये डायरेक्शन वाला वेक्टर आएगा जो है के। इसलिए इन्होंने इसका जवाब जो है वो के लिखा, यूनिट वेक्टर। आप बोलोगे सर बट के है तो उस तरफ जाता तो ये क्या आता? तो ये के तभी, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये चीज जो है ये तभी आती थी, के तभी आता था जब ये जो डायरेक्शन है, अभी मैं आपको कलर से दिखा रहा हूं, ये होती, मतलब ये ब्लू वाला थीटा
विल लीड टू दिस डायरेक्शन, एंड ये लाल वाला थीटा, ये जो लाल वाला थीटा है जो यहां से इस तरफ जा रहा है, वो ये डायरेक्शन देगा। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली पहले अगर यस बोला था तो अभी नो बोलेगा तो मार पड़ेगा। ओके, तो आपने ये चीज, किधर थे हम लोग, ये चीज अच्छे से समझ ली। आई जे के कैसे होता है, जे के आई कैसे होता है, और के आई जे कैसे होता है, समझ गया, मुझे मालूम है। अभी चलते हैं आगे। इफ पी बार इज इक्वल टू क्यू बार, दोनों को सेम कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल सेम हो गया। तो जवाब क्या था, पी क्यू साइन थीटा। एंगल सेम हो गया तो जीरो जीरो हो गया, तो पी क्यू का कोई कीमत ही नहीं बचा। तो भाई आई इंटू आई क्रॉस प्रोडक्ट, जे इंटू जे क्रॉस प्रोडक्ट, के इंटू के क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। अभी बोल रहे हैं कि वो पहला वाला जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में दो मल्टीप्लीकेशन किए थे बड़े बड़े, पी बार को हमने पी एक्स पी वाई पी जेड लिया, और क्यू को हमने क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड लिया, फिर लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन किया, और जवाब में हमको ये 9 टर्म्स मिली। अब ये 9 टर्म्स में से आई आई का क्या मतलब है, ये हमको यहाँ से पता चला, जीरो है ये लोग। तो और इसका भी मतलब पता चला, क्या मतलब चला, पता चला कि आई जे इज के, जे आई इज नॉट के, जे आई इज अ माइनस के। ओके, तो ये तीन नॉलेज के हिसाब से जब हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स किए, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का जवाब आया ये। पहले 9 टर्म है क्या ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं पहले लाइन से पढ़ रहा हूं जो चिपका दी मैंने, पी बार इंटू क्यू बार इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स क्यू वाई के बार। क्यों, इधर आई जे थे, माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि पी एक्स क्यू जेड के साथ आई के थे, तो आई के का जवाब आएगा माइनस जे। इस तरीके से जब इन्होंने सब चीज भरा तो उनको जवाब मिला पी वाई क्यू जेड माइनस क्यू जेड पी क्यू वाई, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, और पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। दिस कैन बी रिटर्न इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म। अभी आपको मुझे ये जो इधर उन्होंने पढ़ाया ना, इसको आपको सिर्फ नजर घुमानी है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नीचे के लाइन को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। दिस कैन बी रिटर्न इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो कैसे लिख रहे हैं देखा जाऊं मैं आपको अगले पन्ने पे जाके। ये जो चीज आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट, जो पीछे 3 इक्वेशन मिले, उस 3 इक्वेशन के वेक्टर प्रोडक्ट को, मतलब जो पी बार बाय इंटू वेक्टर प्रोडक्ट क्यू बार था, उसको उन्होंने इस फॉर्म में लिखा। तो कितने लोगों को डिटर्मिनेंट पता है ये मैं जानना चाह रहा था, रुकिए उसके पहले। चलो यार, आते हैं चैट बॉक्स में आते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा सर आई डोंट नो। अभी बाकी कितने लोग हैं जिनको मालूम नहीं है ये डिटर्मिनेंट नाम की चीज, लिखो लिखो जल्दी। आई नो सर, ओके ठीक है। समीर बूबी को नहीं पता, आई नो, ओके चलो, तो संकल्प के लिए मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, ताकि उसको अनकंफर्टेबल ना फील हो। ओके, संकल्प विल गो इनटू दिस पार्ट, होल्ड ऑन, इस बोर्ड में चले जाते। इफ आई वांट टू से समथिंग लाइक दिस, ये कुछ चीज होती है, जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये 2 इक्वेशन हो गए। इनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 2 लिया, इधर का 2 लिया, और इधर का 3 लिया। अभी फिर से एक बार बताता हूँ किधर से किसको उठाया। ओके, ये चीज, ये चीज है, ये चीज, ये चीज है, ये चीज, ये चीज है, ये है, ये ये है, ये है। आप बोलोगे कर क्या रहे हो, कर ये रहा हूं कि अगर इस चीज को मैं उठाऊं और सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि
को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 हो गया, माइनस साइन बीच में डालना है और 4 × 3 करना है। तो जो भी जवाब आएगा, 2 × 2 4 हो गया, -4 × 3 12 हो गया, तो जवाब आ जाएगा 4 माइनस तो -8। ये क्या आ गया? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी आप बोलोगे इससे क्या होता है? इससे कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हमने दो टर्म वाले, दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन देखे, 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन, 4 वेरिएबल वाले, सोचो तुम्हारे पास एक 10-20 वेरिएबल वाले इक्वेशन है, 10-20। बट बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन सॉल्व इफ यू हैव, जितने इक्वेशन है उतने अननोन होने चाहिए। तो ये सारी चीजें इंसान के बस की बात नहीं है, बट ये बात है उनके बस की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छे से जानते हैं और उससे मैट्रिक मैनिपुलेशन कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स नाम की फिल्म देखी थी क्या आप लोगों ने? चलो चैट बॉक्स में लिखो जरा। अरे अथर्व शेड़के भाई, क्या फिर मैट्रिक्स मैट्रिक्स नाम की फिल्म नहीं देखी आपने? सर इज इट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक? डिटर्मिनेंट को तुम इतना लाइटली मत लो, बट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही। आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा संकल्प। बट अभी मेरे एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दो, तुमने मैट्रिक्स नाम की फिल्म देखी क्या? संकल्प ने भी नहीं देखी, सलोनी ने भी नहीं, समीर ने नहीं, तो देखते क्या हो, माहिर की साड़ी। हाँ, थोड़ा तुम लोग ये सब चीज देखो, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, और घर वालों को भी समझा दो कि ये जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको आ जाके एक अच्छा लायक इंजीनियर बनना है, लायक साइंस ग्रेजुएट बनना है, तो आपको नए जमाने के साथ चलना होगा। जैसे आप, अभी जैसे आप सोचो सिंपल सी, ग्रेविटी नाम की फिल्म देखी आप लोगों ने? लिखो जल्दी फटाफट। ओ भाई लोग लिखो जल्दी, टाइम पास मत करो। अरे बाप रे, संकल्प पांचाल और अथर्व शेड़के दोनों भी अच्छी जगह पे रहते। ओ यार, क्या छोटा भीम, तुम क्या देखते हो टीवी पे? तो छोटा भीम लिखो चलो जल्दी। छोटा भीम, डोरेमोन, शिनचैन, क्या देखते क्या हो? लिखो इधर जल्दी चैट बॉक्स में। चलो मैं मस्ती कर रहा था, बुरा मत मानो। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज टेलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये जो फिल्में हैं इस तरीके की, इनको बोला जाता है साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन मतलब विज्ञान के आधारित, विज्ञान की बात को खींच खींच के एक लंबा चौड़ा कर लिया, जैसे नोबेतो करता है ना, वो डोरेमोन उड़ता है, नोबेतो उड़ता है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकली नहीं होने वाला है। बट साइंस के नियम के हिसाब से जाए तो वो गलत भी नहीं है, बट वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। ओके, तो वो प्रैक्टिकल क्या नहीं है, इसमें बच्चे लोग तो जाएंगे नहीं, तो बच्चे लोग के लिए ऐसे साइंस फिक्शन की चीजें बनती है जिसमें ये बताया जाता है कि देखिए इस तरीके से विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैट्रिक्स नाम की फिल्म का मैं इसलिए बात कर रहा था कि दे आर कंट्रोलिंग ह्यूमंस बाय द मैट्रिक्स मैनिपुलेशन हैपनिंग इन द ब्रेन। ऐसे तरीके से कुछ दिखाया कि कंप्यूटर जैसे मैट्रिक इटरेशंस करता है, वो मैट्रिक का रेफरेंस हमको इधर मिला, इसलिए मैंने आपसे इतना लंबा चौड़ा बात किया। तो ये है वो मैट्रिक्स की शुरुआत जो शायद बाकी सबको पता है, बट संकल्प को नहीं पता थी, तो पता हो जाएगी। 11th 12th का काम ही ये है कि आपने 10वीं तक जो पढ़ा और आगे जाके इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएशन में जो पढ़ने वाले हो, इसके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करना। तो लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ मैट्रिक्स दिखाई, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पर आज अगर आप दिन में हर सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो आगे जाके चीजें आसान हो जाएंगी। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि ये जो मैट्रिक्स, जो हमने पिछले 3 इक्वेशन देखे, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से डाला जा सकता है। तो आप बोलोगे करना क्या है? कुछ नहीं, सॉल्यूशन मिलने वाला है आगे जाके, जो बहुत आसान रहेगा। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी छठे पॉइंट पे चलते हैं, ज्यादा एक चीज पे रुकते नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides represent two vectors। आपको याद होगा, हमने पैरेललोग्राम लॉ जब वेक्टर्स का पढ़ा, तो हमने देखा कि भाई एक पैरेललोग्राम है, पी बार उसकी एक साइड दर्शाता है, क्यू बार एक दूसरी साइड दर्शाता है। तो रिजल्टेंट हम लोग उनके बीच में से डायगोनल की तरफ खींच सकते हैं, और खींच के उस रिजल्टेंट का हमको मैग्नीट्यूड भी मिल सकता है और डायरेक्शन भी मिल सकता है, बिकॉज थीटा इज द एंगल विथ ऑफ द रिजल्टेंट विद द एनी ऑफ द वेक्टर। यहां कुछ अलग बात बोली, वेक्टर प्रोडक्ट के मामले में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालेंगे कैसे? उसके लिए हाइट चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे h नाम की हाइट दिखाई।
और हाइट दिखाने के बाद उन्होंने आगे जाके बताया कि एज शोन इन दिस पर्टिकुलर फिगर, if OA is one side of the parallelogram represented by P bar vector, OB is the other side represented by Q bar vector, दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, और इन दो पैरेलल साइड के बीच में जो दूरी है, हाइट है, वो h है, और बीच में BD नाम का वो परपेंडिकुलर निकाला गया है। दो ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री मिलके हमको ये जवाब देगा कि P bar is O bar, Q bar is OB bar, P and Q are inclined at angle theta. So perpendicular BD of the length h drawn on OA gives the height of the parallelogram on with OA base. So area of the parallelogram is base into height. तो बेस कितना है भाई OA, हाइट कितनी है भाई BD, बट अगर साइन वाले लॉ से जाएंगे तो साइन थीटा इज BD बाय OB, तो मतलब ऑब्वियसली BD विल बी साइन थीटा इंटू OB, तो साइन थीटा इंटू OB मतलब OB इज Q। तो फाइनल जवाब आया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज P इंटू Q इंटू साइन थीटा, विच इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द P एंड Q वेक्टर्स। तो जो हमने ऊपर बात की कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज नथिंग बट अ वेक्टर प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट का प्रूफ यहाँ पे मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज नथिंग बट पी क्यू साइन थीटा। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर रुक जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम बताया गया है कि एक एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज है एल, और आर और पी दो वेक्टर्स है। ऑब्वियसली आर इज अ पोजीशन वेक्टर, पी इज अ लीनियर मोमेंटम। तो आर को 4i 6j 3k से रिप्रेजेंट किया गया और पी बार को 2i 4j 5k से रिप्रेजेंट किया गया। तो एल निकालने के लिए जो ऊपर वाली चीज थी, ये वाली डिटरमिनेंट वाली, वो यहां उन्होंने ड्रॉ की, और इस चीज को उन्होंने भरने के बाद, जैसे अब मुझे ये सवाल पूछ रहा था कौन, संकल्प, वो मैं यहाँ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे उसको करके दिखाने वाला हूँ कि ये करते कैसे। देखो अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं पहले आई को लिया, तो ये आई के लिए मैं डॉट बनाया, समझा ना आपको। मैं इसको काटूंगा, ये लाइन को काटा, ये लाइन को काटा, तो उधर का आई मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले लिया। फिर मैंने किससे किसको मल्टीप्लाई किया, 6 से -5 को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये -30 आ गया। 4 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो -12 आ गया। बट 30 -30 और प्लस -12 के बीच में माइनस साइन है, तो माइनस माइनस को प्लस करने के कारण यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है। जो मैं इन 3 सर्कल को हटा दूं तो आपको उधर वो प्लस साइन दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने आई वाली टर्म निकाली। अभी आप बोलेगे फिर ये जे वाली टर्म कैसे निकालने वाले हैं आप। जे वाली टर्म मैं ऐसे निकाला, ये ड्राइंग इज अंडर, हाँ ये मैं क्या करूंगा, मैंने फिर से इसमें गया, एमए कमेंट ये गया, मैंने क्या किया, इसको काटा, इसको काटा। अभी मैंने जे लिया जो यहाँ है, फिर मैंने 4 × 5 कर दिया। तो बोलेंगे आप अरे सर ये तो माइनस हो गया। माइनस हो गया, बट यू विल बी शॉक टू नो यहाँ उनको माइनस साइन दिखाना था, बट उन्होंने सारे इटरेशन खत्म करके ये टर्म लिखा है। तो अभी मैं उस टर्म के कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाऊंगा, उन्होंने जो किया है वो समझाता हूँ। 4 × 5 -20 हो गया, उसके सामने माइनस साइन था इसलिए वो +20 हो गया, और 3 × 2 -6 हो गया, और उसके सामने माइनस साइन था तो वो प्लस साइन हो गया, बट ब्रैकेट के बाहर बाहर माइनस साइन था तो -6 हो गया। फिर बोलेंगे तीसरे का क्या करने वाले, तीसरे का कुछ नहीं। तीसरी टर्म के सामने फिर से प्लस आता है, तो मैंने इनको काट दिया, और फिर क्या किया, 4 चौक 16, तो ये 16 आ गया, और साई दूने 12, तो ये 12 आ गया। फिर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस साइन आता है, बट तीसरे टर्म के मामले में इधर प्लस साइन आता है। सो दिस इज हाउ दे हैव डन द इटरेशंस। और ये इटरेशन बनने के बाद, सॉल्व करने के बाद इनको ये मिला, विच इज एल, विच इज एंगुलर मोमेंटम। आप बोलोगे इतने सिंपल सवाल आते हैं। आप टेंशन मत लो, कुछ चीजें सिंपल लगती है क्योंकि वो अभी देख रहे हो। जब 2 4 10 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको यही चीज पूछा जाएगा तो आप सिंसियरली पढ़ नहीं रहे होंगे, तो शायद आपको तकलीफ होगी। एग्जाम्पल 2.8 आप ही देख लेंगे खुद, मुझे मालूम है 2.9 भी आप खुद देख लेंगे। इंट्रोडक्शन टू द कैलकुलस में हम जाएंगे अगली बार, बट उसके पहले एग्जाम्पल 2.8 और 2.9 नहीं आया होगा तो मैं खुद सॉल्व करके बता दूंगा।
बट नाउ डोंट लीव द क्लास। मैं यहाँ आके सिर्फ आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए, सर आई डिडंट हैव मैट्रिक्स इन द 10th स्टैंडर्ड, दैट इज फाइन, इट डजंट मैटर मच। संकल्प ये सब छोटी छोटी चीजों पे ना आप ज्यादा तकलीफ मत करो। इफ समबडी हैज गॉट 95%, किसी को 98% है, किसी को 82% है, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर नहीं है, अनलेस अंटिल यू वर्क हार्ड ऑन द प्रेजेंट। आज जो मेहनत करेगा उसके परसेंटेज बरकरार रहेंगे, तकलीफ होगी तो उसको समझ में आएगा कि मुझे ये समझता नहीं है, मुझे वो ज्यादा अच्छा समझता है। तो यहाँ आके 11th 12th में आपको क्या अच्छा समझ में आता है ये ढूंढना है। दूसरी चीज, आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो खुद को मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है। और तीसरी चीज, जितने 10वीं तक सिंसियर रहे उससे ज्यादा सिंसियर रहोगे तो ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, कोई बोलेगा सस्ता क्लास है तो मैंने ज्वाइन कर लिया, कोई बोलेगा स्कूल नहीं हो रहा है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली। तो आप खुद को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखिए। ओके, बाकी चीज हम अगले क्लास में करेंगे। आपकी बीच बीच में हम लोग क्लास इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं वी विल फिनिश योर सिलेबस बाय द जनवरी, और फरवरी से हम क्लास शुरू करेंगे 12th की। आप बोलेंगे इतनी हड़बड़ी क्यों है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है आप लोग क्या सोचते हो, बट बाहर 11th की फीस 50,000 रुपया है और 12th की फीस कम से कम ₹1,00,000 है। सो माई इंटरेस्ट इज कि आपका 11th का बहुत सारा पैसा हमने बचा लिया, अभी 12th का भी पैसा बचाना है। तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि 11th इज अ फाउंडेशन, तो 11th में अच्छे से पढ़ेंगे तो 12th में इस तरीके से जब आपकी ओरल क्लास होगी, ये थोड़ी ओरल है ना, इसमें आपके सामने टीचर खड़ा नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, तो थोड़ी तकलीफ तो होती होगी, तो ये तकलीफ कम होगी अगर आप 11th में इस टेक्निक को हैबिचुअल हो जाओ। तो अभी बॉल इज इन यूर कोर्ट, अगली बार मैं थोड़ा आपका लॉक टेबल भी लूंगा, क्योंकि सूरज आज नहीं है बट लॉक टेबल का उसको प्रॉब्लम था। अपने क्लास का फायदा ये है कि ये सारे रिकॉर्डेड है क्लासेस, तो मैंने सबको सब लिंक भेज दी है गूगल पे, पिछले क्लास आप देख लो, उसमें जो डाउट है वो हम बीच बीच में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो नए बच्चे हैं, जैसे कोई सलोनी है, देन देर इज सम समीक्षा, तो ये जो सूरज है अपना, तो ये 3 4 बच्चे जो नए हैं उनके लिए वो रिकॉर्डेड क्लास यूजफुल होंगी। तो अभी आज के लिए टाटा बाय बाय। कल भी आपकी फिजिक्स की क्लास हो सकती है, परसों भी हो सकती है, शंकर सर लेंगे बाकी टॉपिक्स पे। ओके, चलो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, यू कैन लीव द क्लास।